हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिंबस कोचिंग क्लासेस में। फाइनली दोस्तों यूपी बोर्ड का कक्षा 10 हिंदी का पेपर समाप्त हो गया है। हम आशा करते हैं कि दोस्तों सभी लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। इसी तरीके से मैथ का भी पेपर दोस्तों आप लोगों का बहुत ही अच्छा होगा। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि मैथ का पेपर आपका 27 फरवरी को है। इस क्लास को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में हम आपको यूपी बोर्ड कक्षा 10 के गणित के जितने भी फार्मूले हैं दोस्तों चैप्टर वाइज हम कराने वाले हैं। तो दोस्तों कक्षा 10 मैथ के जो सिलेबस में आपका पहला लेसन है जो है वो आपका है वास्तविक संख्याएं। इन वास्तविक संख्या के चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 फार्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन फार्मूले को देख लीजिए जल्दी से। पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। ये क्या होती है दोस्तों? a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। आप पढ़े होंगे पहले का। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही यूक्लिड विभाजन परिमेयिका है। यहाँ पे जो r है वो आपका शेषफल है, a आपका भाज्य होता है, b आपका भाजक होता है, q आपका भागफल होता है। यानी कि a में b से भाग दिया गया है, q टाइम भाग गई है और r आपका शेष बचा हुआ है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार दोस्तों इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बन गए हैं। इसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दूसरा दोस्तों इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है a इंटू बी। यानी कि म स गुणे ल स बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो इस फार्मूले को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वास्तविक संख्याएं से यही तो 3 फार्मूले हैं। एक और हाँ, स अभाज्य संख्याएं भी पूछी जाती हैं। तो हम आपको बता दें स अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है, वो सभी स अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये 2-3 कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लीजिए दोस्तों। वास्तविक संख्या में इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला चैप्टर हमारा है सेकंड नंबर का 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। जैसे इसमें 2 समीकरण दिए रहेंगे। पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये रेखाएं को प्रदर्शित करते हैं। इसमें देखिए यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है, यानी कि a1 अपान a2 का मान जो है b1 अपान b2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होंगी? आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक हल होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी तो एक अद्वितीय हल होगा, यानी सिर्फ इसका एक हल होगा। सेकेंड कंडीशन इसमें बताई गई है कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, यानी कि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है, तो ये रेखाएं आपस में समपाती रेखाएं होंगी। यानी यदि तीनों का मान जो है आपस में बराबर हो जाएगा तो तीनों रेखाएं समपाती रेखाएं होंगी। जब समपाती रेखाएं होंगी तो याद रखिएगा इनके अनंत हल होंगे। आगे चलते हैं। एक और इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 है, यानी a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन b1 अपान b2 का मान c1 अपान c2 के बराबर नहीं है, तो रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं होंगी। जब समांतर रेखाएं होंगी तो इसका कोई हल नहीं होगा। यही 3 कॉन्सेप्ट है, बस आपको दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना है। पहला, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो एक हल होगा, समपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल होगा, समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं होगा। बस यही। आगे चलते हैं। अगला हमारा है द्विघात समीकरण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही हैं। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? अगर नहीं पता है तो देख लीजिए आप लोग। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है। इन द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी अपान ए, जिसमें दोस्तों इसको गुणांक के रूप में लिख सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो b है आपका ये x का गुणांक है, a आपका है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए द्विघात समीकरण आपसे पूछेगा तो द्विघात समीकरण आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। उसमें मूलों का योगफल पूछेगा तो आप लोग मूलों को योगफल का फार्मूला याद रख लीजिए। आपका होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। इसी तरीके से मूलों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू होता है c बाई ए। इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यानी कि किसी द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए होता है। चलिए आगे चलते हैं।
इसमें विविधकर पूछा जाता है तो विविधकर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी अगर d का मान 0 हो जाएगा तो मूल बराबर और वास्तविक होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा तो मूल अलग अलग वास्तविक होंगे। यदि d का मान जो है 0 से लेस होगा यानी कि माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा, तो मूल काल्पनिक होंगे। तो ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी विविधकर d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर 0 तो मूल बराबर वास्तविक होंगे, d का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल धनात्मक होंगे, और d का मान 0 से कम होगा यानी लेस होगा तो ऋणात्मक होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। अगला चैप्टर आपका है त्रिभुज। त्रिभुज से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, इस बार भी एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। दो त्रिभुजों को आपको समझना बहुत जरूरी है। पहला है सर्वांगसम और दूसरा है समरूप। सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है? सर्वांगसम का मतलब ही होता है सर्व अंग समान, ऐसे त्रिभुज जिनके सभी अंग समान होते हैं। ठीक है, या त्रिभुज या कोई भी आपकी फिगर आकृति हो, जैसे यहाँ पे हम आपका वर्ग लिए हैं और एक दूसरा वर्ग लिए हैं। ये सभी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है, और इस सभी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर है। अगर इस वर्ग को उठा करके ABCD को और वर्ग जो आपका PQR है इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरीके से इसको ढक लेगा, यानी इसके सभी अंग क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। इसलिए चतुर्भुज आपका जो है ABCD सर्वांगसम है चतुर्भुज PQR के। ये सर्वांगसम का साइन होता है, चिन्ह, इसको ध्यान में रखिएगा। समरूप क्या होता है? रूप में दिखने वाला, यानी रूप में समान दिखने वाला। देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये भी आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ये दोनों रूप में समान दिखाई दे रहे हैं, ये इसलिए आपका ये समरूप है। ये आपका देखिए सर्वांगसम का चिन्ह है और ये आपका समरूप का चिन्ह है। दोनों में डिफरेंट यही है कि सर्वांगसम सर्व अंग समान होगा और समरूप रूप में दिखने में समान होगा। आगे चलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पे निश्चित रूप से क्वेश्चन आपको आएगा 2024 का एग्जाम में। इस बार निश्चित रूप से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही यहाँ से। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। दो त्रिभुज हमने लिया है ABC और PQR, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, बताया गया है। तो इनका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो देखिए हमने लिखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपान एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। आपको कुछ नहीं करना है, जो इनकी संगत भुजा हैं बस इनका अनुपात, इनको अनुपात में लिख करके इनका वर्ग कर दीजिए। जैसे देखिए AB की संगत भुजा यहाँ पे क्या है? PQ, तो AB अपान क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से BC अपान क्या है? QR, तो BC अपान QR का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए AC, यहाँ पे AC अपान क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी आपसे कहे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं, उनका क्षेत्रफल आप निकालिए, तो आप उनकी संगत भुजा का अनुपात निकाल लीजिए, बस उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका दोस्तों क्षेत्रफल आराम से वहां से निकल जाएगा। ये भी आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे भी प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। देखिए आपका एक त्रिभुज आपका ABC है यहाँ पे, और एक त्रिभुज आपका PQR है, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूप का साइन चिन्ह लगा हुआ है। यदि दोनों आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि AB अपान PQ। देखिए यहाँ पे लिखा गया AB अपान PQ। इसी तरीके से BC अपान QR, यहाँ पे देखिए BC अपान QR नीचे लिखा गया है। इसी तरीके से AC अपान PR, AC अपान PR, ये इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे P बिंदु का निर्देशांक x1 और y1 है और Q बिंदु का निर्देशांक x2 और y2 है। तो इसके मध्य बिंदु R का निर्देशांक पूछा गया है। तो R का बिंदु का जो निर्देशांक यहाँ पे हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपान 2, y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। कुछ करना नहीं है, इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जा रहा है तो x1 और x2 को जोड़ करके अपान 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 को जोड़ करके अपान 2 कर दीजिए, तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको मिल जाएगा। अगला है इसमें फार्मूला कि यदि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं x1 और y1 और x2 और y2 जो है, और इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे x और y दिया गया है और इसको दो रेशियो में डिवाइड किया जाता है, m1 और m2 में। तो इसके मध्य बिंदु r का निर्देशांक r बराबर हो जाएगा जो है r बराबर x के लिए जो है m2
x1, देखिए यहाँ पे m2 है तो फिर x1 हो जाएगा, m2 x1 प्लस m1 x2, जस्ट अपोजिट करना है। देखिए m2 x1 m1 x2 अपन m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसी तरीके से y का भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये फार्मूला आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्षेत्रफल का है और इस पे प्रश्न कई बार एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। यदि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और बी बिंदु का निर्देशांक x2 y2 और सी बिंदु का निर्देशांक x3 y3 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में। देखिए यहाँ पे फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बनाना है। देखिए इतना बड़ा फार्मूला आप भूल ही जाएंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप x1 लेंगे, तो जब आप x1 लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, अब y2 को लेंगे, y2 माइनस y3, देखिए y2 माइनस y3। इसी तरीके से जब आप x2 को लेंगे तो यहाँ पे जो है y2 को छोड़ देंगे, यहाँ से y3 माइनस y1 करेंगे, देखिए y3 माइनस y1 है। इसी तरीके से जब आप x3 लेंगे, यहाँ पे x3 है तो यहाँ पे x3 लिए तो ये x3 को छोड़ दीजिए इस वाले को यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे y1 माइनस y2 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला यही हो जाएगा। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इसको भी देख करके जाइएगा। आगे चलते हैं, अगला दिया गया है कि बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के सररेख होने का प्रतिबंध, यानी कि यदि तीनों बिंदु सररेख हैं, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सररेख, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसको 0 दिखा देना है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि बिंदु x p जो है, बिंदु P ब्रैकेट में यहाँ पे जो निर्देशांक इसके x और y हैं की मूल बिंदु से दूरी होती है। ये फार्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के आएंगे, ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देख करके ही जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, इसमें आपके पहला है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ये आपके 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाले भुजा कर्ण होती है, ये आपका आधार होता है, ये आपका लंब होता है। इसमें जो है आपको याद रखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं, लाल बटे कक्का आप याद रखिए, ठीक है, लाल बटे कक्का लिख लीजिए या कक्का बटे लाल, इन दोनों को लिख लीजिए। फिर यहाँ पे लिख लीजिएगा साइन कॉस टेन, इसके ऊपर लिख लीजिएगा कोसेक सेक कॉट। फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। साइन बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण और कॉस बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, टेन बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। इसी तरीके से कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये आपके फार्मूले हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। इस पे कई बार क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये भी 3 फार्मूले हैं, इसको भी महत्वपूर्ण है। साइन इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, टेन इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तीनों फार्मूले जरूर माइंड में सेट कर लीजिएगा। इससे आप जो है बना सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि इधर इंटू फॉर्म में है तो इधर जाएगा डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगली कौन से 3 फार्मूले महत्वपूर्ण है, ये आपके ये वाला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और एक और आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और एक और फार्मूला आपका है साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये 4 फार्मूले, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगला कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति का चतुर्थांश है। ये आपका चतुर्थांश है। इस चतुर्थांश में इसको पहला चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश कहा जाता है। ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है, इसको चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे इसमें भी 90, इसमें भी 90, इसमें भी 90, ये टोटल आपका 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट ये बनता है। पहले वाले में दोस्तों सभी आल प्लस होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कॉस प्लस होता है, तीसरे वाले में टेन और कॉट प्लस होता है, और चौथे वाले चतुर्थांश में कोसेक और सेक प्लस होते हैं। इसके लिए दोस्तों अष्टक याद रखिएगा। पहले वाले में ए से आल यानी सभी प्लस, देखिए यहाँ पे दिया गया है। दूसरे वाले में यस मतलब साइन, दूसरे वाले में साइन और कॉस प्लस, तीसरे वाले में टी फॉर टेन मीन्स
टेन और कॉट प्लस हो जाएंगे, और चौथे वाले में कोसेक मीन्स कोसेक और सेक प्लस हो जाएगा। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 90 और 270 डिग्री है तो आपकी साइन कॉस में, टेन कॉट में ये आपका चेंज हो जाएगा, जबकि 180 और 360 डिग्री में नॉट चेंज मीन्स नो चेंज, नहीं चेंज होंगे। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, सारणी है, इसको भी देख लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वैल्यू आपको याद होना चाहिए। 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। साइन 0 अंश का मान 30 अंश, 45 अंश का मान 60 अंश का मान 90 का, सब कुछ आप कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो 90 और 270 में आपको बताएं चेंज हो जाएगा, तो साइन किस में हो जाएगा, कॉस में, और यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr या पाई प्लस डी होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला πr² होता है। त्रिज्यखंड आ गया हमारा, त्रिज्यखंड से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसमें दो फार्मूले आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है त्रिज्यखंड में। त्रिज्यखंड से बने चाप की लंबाई, ये आपका पूरा वृत्त होता है, और ये आपका जो है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड से बने चाप की लंबाई थीटा बटे 360 गुणे 2πr होती है, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू πr² होता है। ये दो फार्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसको देख के जाइएगा। आगे चलते हैं, अगला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे घन है, घन का आयतन ये आपका घन है, घन का आयतन होता है a³, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², घन का विकर्ण होता है √3a। उसी तरीके से बेलन है, बेलन का जो आयतन होता है πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। इसी तरीके से आपका ये शंकु है, शंकु में जो है आपका ये सीधी ऊंचाई है, ये आपकी एक तिर्यक ऊंचाई होती है, आपकी रेडियस होती है। तो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr²h, पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, और तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो l इक्वल टू हो जाएगा रूट में h² प्लस r²। इसी तरीके से गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोला है तो आधा करेंगे, ये 4/3 πr³ है तो 2/3 πr³ हो जाएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने बुक से या जो आप नोट्स बनाए होंगे वहां से भी देख लीजिएगा। अगला चैप्टर आपका है सांख्यिकी। माध्य ज्ञात करने की आपके सिलेबस में 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों का जो फार्मूला है यहाँ पे दिया गया है सिग्मा fx अपान सिग्मा f, और कल्पित माध्य विधि से हो जाएगा a प्लस सिग्मा fd अपान सिग्मा f, और पग विचलन विधि से हो जाएगा a प्लस सिग्मा fu अपान सिग्मा f इंटू h। ये तीनों विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी विधि से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है यहाँ पे देखिएगा माध्य या माध्यिका का फार्मूला, यानी कि माध्यक या माध्यिका का फार्मूला पूछा जाता है। तो माध्यिका का फार्मूला होता है L ब्रैकेट में n/2 माइनस CF अपान F इंटू H हो जाएगा। ये आपका माध्यक या माध्यिका का फार्मूला है। इसी तरीके से आपका बहुलक का फार्मूला है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये सभी फार्मूले आपके लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये माध्यक या माध्यिका का फार्मूला है और ये आपका बहुलक का फार्मूला है। समांतर माध्य निकालने के लिए होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ये आपका समांतर माध्य है। इसी तरीके से माध्यक, बहुलक एवं माध्य में संबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये डायरेक्ट MCQ में कई बार एग्जाम में आ गया है, तो इसको देख करके आप लोग जाइएगा। 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य, यानी कि 3 माध्यक इक्वल टू होता है बहुलक प्लस 2 माध्य।